प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार, आदाब। मूक्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी आभासी पटल पर अध्ययन अध्यापन के क्रम में हिंदी भाषा के पठन पाठन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम हिंदी भाषा बोध के छठे सप्ताह के व्याख्यान संख्या 29 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, एक नए दिन में नए विषय के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ। शिक्षार्थियों, सीखने सिखाने की इस श्रृंखला में हम निरंतर आपके साथ हैं। अभी तक हमने अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, पर्यायवाची एवं समानार्थक शब्द तथा विलोमार्थक शब्द की परिभाषा और उन शब्दों की विशेषताओं को, उनके अलग अलग रूपों को समझने की कोशिश की। हमारी भाषा को सजाने संवारने और उसे हमारे व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा यानी किरदार बनाने में शब्दों का बड़ा ही बुनियादी रोल होता है। उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। लगातार अपनी चर्चाओं में हम शब्दों के एक एक पक्षों को बहुत बारीकी से अभी तक के कालांश में समझने की कोशिश करते रहे, प्रयास करते रहे। तो इसी क्रम में श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की हमारी चर्चा एक नए विषय पर आधारित होगी। वो विषय है अनेकार्थ शब्द। प्रस्तुत व्याख्यान के द्वारा हम ये जान सकेंगे कि अनेकार्थ शब्द का मूल अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम अपनी भाषा में इनका प्रयोग कैसे करते हैं और इसके साथ साथ इनके उदाहरणों से भी आज की कक्षा में आप लोग रूबरू हो सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अनेकार्थ शब्द के मूल अर्थ पर हम लोग चर्चा करेंगे। अनेकार्थ शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, अनेक और अर्थक। अनेक का अर्थ बहुत सारे, अधिक मात्रा में या अधिक संख्या में। दूसरी ओर जो दूसरा इसका खंड है, दूसरा हिस्सा है, अर्थक, उसका मतलब है अर्थ देने वाला या बोध कराने वाला। तो इस प्रकार पूरा अर्थ हुआ ऐसे शब्द जो अकेले ही बहुत सारे यानी कई एक अर्थों का बोध कराते हैं, या इसको आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थक शब्द की परिभाषा की बात करें यानी उसके परिभाषिक रूप पर अगर हम विचार करें तो नाम से ही स्पष्ट है। अनेकार्थी यानी उस शब्द को कहा जाता है जिस शब्द से एक से अधिक अर्थ प्रकट होता हो। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उस एक शब्द का अर्थ उस स्थिति के अनुसार अलग अलग होता है। अथवा बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, यानी एक ही शब्द हैं लेकिन कई इस प्रकार के इस वर्ग के बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो एक अर्थ के बजाय परिस्थितियों और प्रयुक्ति के आधार पर अलग अलग अर्थ रखते हैं। कहने का आशय ये है कि ऐसे शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न प्रयोग के आधार पर या प्रसंग के अनुसार होता है और इसको हम समझते भी
प्रयोगों के आधार पर ही या प्रसंगानुसार ही हैं। यानी जब इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है किसी विशिष्ट संदर्भ में, किसी विशिष्ट प्रसंग में, तभी हम इसके भिन्न अर्थों से परिचित हो पाते हैं। तो इस प्रकार इसका सार यह निकलता है कि ऐसा शब्द जो संख्या में तो अकेला हो यानी एक हो, लेकिन अलग अलग प्रयुक्तियों में यानी वाक्यों के साथ जब वो शब्द प्रयोग में आता है, जुड़ जाता है, तो समय और परिस्थिति और प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ बदल जाता है, यानी उसका अर्थ बदलता रहता है। तो ऐसा शब्द क्या कहलाता है? अनेकार्थी शब्द कहलाता है। अब इसको हम कुछ एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। तो पहला उदाहरण है अर्थ। अब चलिए इसका प्रयोग करते हैं। इसकी विविध प्रयुक्तियां आपके सामने प्रस्तुत हैं। कैसे प्रस्तुत हैं? वाक्य के माध्यम से प्रस्तुत हैं। अर्थ शब्द से आप लोग परिचित हैं और आप इसके अर्थ को अपने अनुसार यानी आपके मस्तिष्क में निश्चित रूप से कोई ना कोई इसका मायने होगा, इसकी मीनिंग होगी, लेकिन वस्तुतः ये अर्थ देता है अपनी प्रयुक्ति के आधार पर। तो प्रयुक्ति के संदर्भ में कुछ वाक्य हैं, उसके माध्यम से आप आसानी से अनेकार्थ शब्द को समझ सकते हैं। पहली प्रयुक्ति है, मैं जाना तो चाहता हूँ परंतु अमुक कोचिंग संस्थान में प्रवेश लेने के लिए मेरे पास अर्थ नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट है कि अर्थ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ? धन के, यानी अर्थ का यहाँ पर क्या मतलब निकलता है, इसकी मीनिंग क्या है? धन। दूसरा वाक्य देखिए, विवेक का अर्थ अच्छे बुरे की समझ से है। यहाँ पर इस वाक्य में अर्थ का मीनिंग यानी मतलब क्या हुआ? आशय। अब तीसरा वाक्य देखिए, तुम न सुनो तो ही बेहतर है, या यह तुम्हारे अर्थ की बात नहीं है। यहां पर क्या हुआ? महत्व, या तुम्हारे लिए महत्व की बात नहीं है। एक और वाक्य के माध्यम से इसे हम समझेंगे। क्या आप कल कक्षा में सहभागिता न करने का अर्थ बता सकते हैं? यहाँ पर स्पष्ट है कि अध्यापक या जो भी कक्षा ले रहा है वो ये पूछना चाह रहा है कि आप क्यों नहीं आए, यानी कारण पूछना चाह रहा है। तो स्पष्ट रूप से यहाँ अर्थ का मतलब क्या हुआ? कारण। मनुष्य के जीवन में लड़ाई झगड़े का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पर भी अलग प्रकार का अर्थ ध्वनित होता है। किस शब्द से? अर्थ शब्द से। यहां जो अर्थ ध्वनित होता है वो अर्थ है प्रयोजन। तो प्रिय शिक्षार्थियों, आप स्पष्टतः देख सकते हैं कि हमने एक शब्द लिया अर्थ, जिसमें बिना किसी परिवर्तन के केवल अलग अलग प्रयुक्तियों के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर हमने देखा कि हमें जो अर्थ प्राप्त होता है वो भिन्न है। एक ही शब्द के हमें 5 अर्थ प्राप्त हुए। कौन कौन से? प्रयोजन, धन, आशय, महत्व और कारण। अनेकार्थ शब्दों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? ये विद्वानों के बीच यानी आचार्यों के बीच इसका प्रयोग होता है, लेखकों के बीच इसका प्रयोग होता है। कभी भी इसका प्रयोग अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए करते हैं। निबंधकार भी इसे प्रयुक्त करते हैं। भाषण देने वाले, जिसे भाषण देने की कला में महारत होती है, वो भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। पत्रकारों द्वारा भी ऐसे शब्द बहुत उपयोगी होते हैं।
तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि खबरों और जो साहित्य का संसार है उसमें इस प्रकार के शब्दों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब एक दूसरा जो रोचक उदाहरण है अनेकार्थ शब्द का, वो कविवर रहीम दास के दोहे के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। दिए गए दोहे में कवि रहीम ने पानी शब्द का 3 बार प्रयोग किया है, परंतु तीनों पानी का अर्थ भिन्न भिन्न है। रहीम ने मोती, रत्न, मानुष यानी मनुष्य और चून यानी आटा के संदर्भ में पानी की महत्ता को स्वीकारते हुए यानी उसके महत्व को स्पष्ट करते हुए, प्रमाणित करते हुए यह दर्शाया है कि जिस प्रकार बिना जल के आटे को गूंथा नहीं जा सकता, यानी जल के अभाव में आटे का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार बिना चमक के मोती का कोई मूल्य नहीं है। और विनम्रता मनुष्य का एक महत्वपूर्ण गुण है। बिना विनम्रता के मनुष्य का मनुष्यत्व यानी उसकी मानवीयता अस्तित्व विहीन होती है। तो स्पष्ट रूप से आप समझ गए होंगे कि इस सीख परक दोहे से हमें शिक्षा मिलती तो है ही, यानी शिक्षित होते हैं, जीवन के गूढ़ संदर्भ को हम जानते हैं, उससे परिचित होते हैं। लेकिन उल्लेखनीय ये भी है, महत्वपूर्ण ये भी है कि यहीं पर हम पानी को एक अनेकार्थक शब्द के रूप में भी देख सकते हैं। यहाँ पर पानी के जो अर्थ हमें प्राप्त होते हैं, मोती के संदर्भ में चमक या रत्न, और रत्न जाहिर सी बात है चमकीला होता है। दूसरा पानी मनुष्य के संदर्भ में यानी विनम्रता, और तीसरा पानी आटे के संदर्भ में यानी जल के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यानी ये अर्थ ये शब्द 3 प्रकार के अर्थ देता है। कविता में अलंकारों के प्रयोग में भी अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में अनेकार्थक शब्दों के उदाहरण देखे जा सकते हैं। देखिए आप, जहाँ एक शब्द से एक से अधिक अर्थ निकले वो कौन सा अलंकार होता है? वो होता है श्लेष अलंकार। इसका उदाहरण हम पीछे पानी शब्द के माध्यम से रहीम के दोहे में देख चुके हैं। अब दूसरा जो अलंकार है वो है यमक अलंकार, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और हर बार उसके अर्थ भिन्न होते हैं। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। उदाहरण के रूप में आपने देखा श्लेष, अब हम इसका भी उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में घटा शब्द की आवृत्ति हुई है, यानी इसका प्रयोग 2 बार हुआ है। एक घटा का अर्थ है बादलों का जमघट, बादलों का जखीरा, और दूसरी घटा का अर्थ कम होना यानी घट जाना। आप लोग दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, घटना, कम होना। तो इस प्रकार यहाँ घटा शब्द का एक से अधिक अर्थ दिखाई देता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग चर्चा की अगली कड़ी में अनेकार्थक और पर्यायवाची शब्दों को लेकर उपजी एक अनावश्यक भ्रांति पर विचार करेंगे, यानी उसको दूर करने का प्रयास करेंगे।
अक्सर व बेशतर पर्यायवाची और अनेकार्थक शब्दों को एक मान लिया जाता है। पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द हैं जो एक ही वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले अलग अलग नाम हैं, जबकि अनेकार्थक शब्दों में शब्द तो एक ही है, परंतु अलग अलग परिस्थितियों में ये शब्द प्रयुक्त होते हैं और उसी प्रयुक्त से उनके अर्थ भी भिन्न हो जाते हैं, यानी उनके अर्थ भी अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए ये शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। तो स्पष्ट है कि दोनों में वैभिन्न होता है, दोनों में अंतर होता है, यानी अनेकार्थक और पर्यायवाची शब्द अलग अलग प्रकृति और प्रवृत्ति के होते हैं। अब यहाँ पर कुछ अनेकार्थक शब्दों के वाक्य के प्रयोग के माध्यम से उदाहरण देख लेते हैं, जिससे विषय और अधिक स्पष्ट रूप से आप लोगों तक संप्रेषित हो जाएगा। संप्रेषित हो जाएगा अर्थ है कि आप लोग इसे आसानी से समझ सकेंगे। कतिपय उदाहरण यानी कुछ एक उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं। पहला शब्द है कोटि। इसे वाक्य प्रयोग के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि इसके कितने और कैसे भिन्न अर्थ हैं। पहला वाक्य है, सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता माने जाते हैं। स्पष्ट है, यहाँ पर कोटि का अर्थ है करोड़। दूसरा वाक्य है, झूठ बोलने वाले लोग निम्न कोटि के माने जाते हैं, यानी स्तर या श्रेणी। यहां पर कोट का अर्थ है स्तर या श्रेणी। तीसरा प्रयोग है, धनुष का कोटि अत्यधिक मजबूत होता है। यहां पर धनुष का सिरा, जहां पर रस्सी बांधी जाती है। तो आपने देखा कि एक ही शब्द कोटि के अलग अलग प्रसंगों में प्रयोग से भिन्न अर्थ हमारे सामने आते हैं या हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा शब्द देखते हैं। दूसरा शब्द हम लेते हैं कर। अब आइए इसके वाक्य प्रयोग के माध्यम से इसको हम समझते हैं। पहला वाक्य, छोटे बच्चों के कर बहुत कोमल होते हैं। यहां पर कर का अर्थ हुआ हाथ, यानी छोटे बच्चों के हाथ बहुत कोमल होते हैं। दूसरा वाक्य देखिए, देश के नागरिकों को वस्तु कर और सेवा कर अदा करना होता है। यहां पर कर का स्पष्ट अर्थ क्या है? टैक्स। हाथी अपने कर से पानी पीता है, यानी सूंड से पानी पीता है। तो आपने देखा कि इन तीन वाक्यों में कर शब्द के तीन अर्थ हमारे सामने आते हैं। पहला हाथ, दूसरा टैक्स और तीसरा सूंड। अब इसी प्रकार से हम लोग तीसरे शब्द को भी विचारार्थ रखते हैं या देखते हैं, वो है टीका। टीका, तो इसको भी हम वाक्य के प्रयोगों के माध्यम से आप लोगों के सामने स्पष्ट करना चाहेंगे, यानी इसकी जो भिन्न अर्थ छवियां हैं, अलग अलग अर्थ हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। पहला वाक्य है, छोटे बच्चों के माथे पर टीका लगाया जाता है। समझ गए होंगे, काजल का जो बिंदु होता है उसको टीका कहते हैं। नजर इत्यादि से बचने के लिए जो बच्चों के चेहरे पर या माथे पर निशान लगा दिया जाता है वो कहलाता है टीका। अब दूसरा वाक्य देखिए, साधु महात्मा माथे पर टीका लगाते हैं। आप समझ गए होंगे कि टीका यहाँ क्या है? टीका यहाँ तिलक के अर्थ में है। अगला वाक्य देखिए,
दुल्हन के माथे पर टीका सजा रखा था। यहाँ पर टीका शब्द एक आभूषण विशेष का अर्थ ध्वनित करता है, यानी एक विशेष प्रकार के आभूषण के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है, यानी उसका उपयोग किया गया है, उसे रखा गया है। एक वाक्य और देखिए, पंडित राम किंकर उपाध्याय ने रामचरितमानस की टीका लिखी। अब यहां पर अर्थ विशिष्ट संदर्भ में है, यानी टिप्पणी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। बहुत सारी जो प्राचीन पुस्तकें हैं उस पर टीकाएं लिखी जाती हैं और ये टीकाएं जो हैं उसके अर्थ को, उसके भाव को सहजता से संप्रेषित करने के लिए लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि टीका का एक और अर्थ हमारे सामने आया। अब इसके साथ साथ एक और वाक्य देखते हैं, वो आदमी हर बात पर टीका करता है। तो इस वाक्य में आपने देखा कि टीका करने का अर्थ हुआ आलोचना करता है। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि एक ही शब्द टीका के कई अर्थ हमारे सामने आए। काजल का बिंदु, तिलक, विशिष्ट प्रकार का आभूषण, टिप्पणी और आलोचना के रूप में। एक और उदाहरण है जिसके माध्यम से इस शब्द को हम और स्पष्टता से समझ सकते हैं, वो है मधु। मधु शब्द के वाक्य में प्रयोग से इसके अलग अलग अर्थ आप देख सकते हैं, यानी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अनेकार्थी शब्द सक्रिय होते हैं। पहला उदाहरण आप देखिए, मधुमक्खी के छत्ते से मधु निकाला जाता है। यहाँ पर अर्थ क्या हुआ? शहद। दूसरा वाक्य देखिए, मधुशाला के सामने कुछ व्यक्ति गाली गलौज कर रहे थे। यहाँ पर स्पष्ट है, मधुशाला यानी मधु माने शराब। तीसरा वाक्य देखिए, मधुमक्खियां फूलों से मधु लेती हैं, यानी पराग लेती हैं। यहां पर अर्थ क्या हुआ? मधु का पराग। अब कोयल की आवाज मधु जैसी है, यहां पर अर्थ स्पष्ट है, मीठेपन से इसका संबंध दिखाई देता है, यानी कोयल की आवाज मीठी होती है। तो आपने देखा कि मधु का अर्थ शहद, शराब, पराग, मीठा इत्यादि हमारे सामने उभर करके आता है। एक और शब्द है वर्ण। उसके प्रयोग के माध्यम से उसके अर्थ वैभिन्न पर भी हम लोग दृष्टिपात करेंगे। देखिए, भारत में भिन्न भिन्न वर्णों के लोग रहते हैं। यहाँ पर वर्ण का अर्थ जाति। ठंडे प्रदेश में सफ़ेद वर्ण के लोग रहते हैं। यहाँ पर क्या हो गया? वर्ण का अर्थ रंग। हिंदी का क अक्षर काकल्य वर्ण है। यहाँ पर पारिभाषिक संदर्भ में प्रयुक्त होता है, यानी एक विशिष्ट ध्वनि, एक ध्वनि जो कंठ से निकलती है। अगला उदाहरण देखिए, उस महिला ने लाल रंग का वर्ण धारण किया। यहाँ पर पोशाक अर्थ ध्वनित होता है। अगला उदाहरण देखिए, आज मुकाबला वर्ण अ और वर्ण ब के बीच हुआ। यहाँ पर वर्ण शब्द से कौन सा अर्थ ध्वनित हुआ? समूह का अर्थ ध्वनित हुआ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी वर्ण एक अनेकार्थी शब्द के रूप में हमारे सामने आता है। उसके अलग अलग अर्थ प्रयुक्ति के आधार पर, कैसी प्रयुक्ति? वाक्य में प्रयुक्ति के आधार पर ध्वनित हुआ। वो कौन अर्थ है? जाति, रंग, ध्वनि, पोशाक, समूह इत्यादि। तो आशा है आज की चर्चा महत्वपूर्ण रूप से आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। अंत में हमारा जो एक अगला काम होता है वो है आज के इस क्रियाकलाप का
यानी कक्षा में सीखे गए, अर्जित किए गए ज्ञान की परख का। तो आज के विषय पर आधारित कुछ बहु विकल्पी प्रश्न दिए जा रहे हैं। आप उन्हें सुनिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपनी सीखने की क्षमता का स्वमूल्यांकन कीजिए। लेकिन प्रत्येक कालांश की भांति इस कालांश में भी हम इससे पहले व्याख्यान का उत्तर दे रहे हैं। तो व्याख्यान संख्या 28 की उत्तरमाला आप देखिए। पहले प्रश्न का उत्तर है विकल्प ब, दूसरे का विकल्प भा, तीसरे का विकल्प आ, चौथे का विकल्प भा और पांचवें का विकल्प सा। अब आज का प्रश्न आप लोगों के सामने है। प्रश्न नंबर 1, अनेकार्थक शब्द का अर्थ है ऐसा शब्द जिसका एक अर्थ हो, ऐसा शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ हो। विकल्प स, ऐसा शब्द जिसके दो अर्थ हों। और विकल्प द, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने प्रस्तुत है। मधु का अनेकार्थक शब्दों में से एक अर्थ शहद, पराग, मीठा, द सभी, यानी विकल्प सभी। प्रश्न नंबर 3, पर्यायवाची और अनेकार्थ शब्द हैं। विकल्प आ, अलग अलग। विकल्प ब, एक समान। विकल्प स, एक से अधिक। और विकल्प द, कुछ कह नहीं सकते। प्रश्न नंबर 4, टीका का अनेकार्थक शब्द नहीं है। विकल्प आ, तिलक। विकल्प ब, मस्तक का आभूषण। विकल्प स, आलोचना। और विकल्प द, प्रताड़ना। अंतिम प्रश्न नंबर 5, किन दो अलंकारों में अनेकार्थक शब्द प्रयुक्त होते हैं? उपमा, यमक। विकल्प आ है। यमक और श्लेष। विकल्प ब, श्लेष और अनुप्रास। विकल्प स, उत्प्रेक्षा और यमक। विकल्प द। आशा है कि प्रस्तुत व्याख्यान आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो इसी आशा के साथ आज का व्याख्यान समाप्त होता है। आप लोग पूरे व्याख्यान में आरंभ से लेकर के अंत तक हमसे जुड़े रहे, इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।